डियर स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। और ये जो नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके पंजाब बोर्ड की बुक में और आपके एमडी कैट के सिलेबस में ये नाम मेंशन हुआ हुआ है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। यानी हमारे टॉपिक का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें नेचुरली कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, हमें वो सारी सोर्सेज देखनी है। तो मुन्ने, सबसे पहली जो सोर्स है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें कुछ चीजें डायरेक्ट मिल जाती हैं। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, तो देखें, प्लांट से हमें ग्लूकोज मिल सकता है। प्लांट से हमें कोकोनट ऑयल मिल सकता है, यानी कि खोपरे का तेल। प्लांट से हमें मस्टर्ड ऑयल मिल सकता है। मस्टर्ड ऑयल का मतलब क्या होता है? सरसों का तेल। और भी कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें प्लांट से डायरेक्टली मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल से हमें क्या चीज मिल सकती है? एनिमल से हमें मिल सकता है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। और आपको पता है, सबसे पहले हमने जो इंसुलिन बनाई थी वो एक एनिमल से ही बनाई थी जिसका नाम है पिग। तो पिग क्योंकि एक एनिमल है, तो ये हमें एनिमल सोर्स से मिल सकता है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड है जो हमें डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल से मिल सकते हैं, बट कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, बल्कि हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज से मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसका तरीकेकार ये होता है कि उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स में क्या आ जाता है? देखें, फॉसिल फ्यूल में आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं कोल, दूसरे को हम कहते हैं पेट्रोलियम, और तीसरा नेचुरल गैस। अब कोल से रिलेटेड आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है? देखें, सबसे पहली बात, कोल को फॉर्म कैसे किया जाता है? जब हम प्लांट्स को लंबे अरसे के लिए जमीन में दफन कर देते हैं। जब आप लंबे अरसे के लिए प्लांट्स को जमीन में दफन कर देते हैं, यानी प्लांट्स बरीड अंडर ग्राउंड, तो ये प्लांट्स आहिस्ता 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 कोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो कोल है, कोयला है, वो हमें प्लांट से मिलता है। अच्छा, अब देखें, इससे पहले हमने जो सोर्सेज पढ़ी उसके लिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो डायरेक्ट सोर्सेज हैं कि प्लांट से हमें क्या मिल गया? ग्लूकोज। प्लांट से हमें क्या मिल गया? कोकोनट ऑयल और डिफरेंट किस्म के ऑयल्स। बट ये भी चीजें हमें प्लांट से मिल रही है, लेकिन इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, तो इसे हम इनडायरेक्ट सोर्सेज कहते हैं। और हाँ, इसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट्स को हम अंडरग्राउंड में दफन कर देते हैं और वो बहुत अरसे के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कूल के अंदर। अब आपने एक कन्वर्जन याद रखनी है कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स कई सारे बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से, मैं सी एच शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से कन्वर्ट हो जाता है एक खास चीज में जिसे हम कहते हैं पीट। और सिमिलरली, पीट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो जाता है कूल के अंदर। अच्छा, अब प्लांट की कौन सी चीज कन्वर्ट होती है? दर हकीकत ये है वुड। तो स्टार्टिंग मटेरियल इज वुड, एंडिंग मटेरियल इज कोल, और इनका जो इंटरमीडिएट है उसे हम क्या कहते हैं? पीट। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरमीडिएट प्लांट और कोल के दरमियान कौन है, तो हम उसे कहते हैं पीट।
अच्छा, अभी जो कोल है ये तीन तरह का होता है। एक को हम कहते हैं लिग्नाइट, दूसरे को हम कहते हैं बाइटुमिनस कोल, और तीसरे को हम कहते हैं एंथ्रासाइट। अब सबसे पहली स्टेज में क्या होगा कि प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वुड, वुड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीट में। किसकी वजह से, बैक्टीरियल रिएक्शंस की वजह से। फिर उस पीट को जब आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देंगे तो वो पीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नाइट के अंदर। फिर जब आप लिग्नाइट को हाई प्रेशर देंगे तो लिग्नाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइटुमिनस कोल में। और बाइटुमिनस कोल जब हाई प्रेशर लेगा, अच्छा ये जमीन के अंदर से ही इनको हाई प्रेशर मिलता है, और बाइटुमिनस कोल जब हाई प्रेशर लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एंथ्रासाइट में। अब इनसे रिलेटेड आपने क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज जो आपने लिग्नाइट से रिलेटेड या पीट से रिलेटेड, पीट से स्टार्ट करते हैं, जो पीट से रिलेटेड आपने याद रखना है तो वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट, इट्स एन इंटरमीडिएट ऑफ वुड एंड कोल, यानी ये कोल और वुड के दरमियान की चीज है। दूसरी बात, इसमें कार्बन कितने परसेंट होता है, इसमें कार्बन होता है 45 to 60%। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। पीट इस्तेमाल किस चीज में हो सकता है, पीट इस्तेमाल हो सकता है डोमेस्टिक हीटिंग के तौर पे, या डोमेस्टिक फ्यूल कह लें आप इसे। डोमेस्टिक फ्यूल या डोमेस्टिक हीटिंग का मतलब, यानी घर में जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसे हम डोमेस्टिक फ्यूल कहते हैं। किसके तौर पे, एज एन ऑल्टरनेट ऑफ फायरवुड्स, यानी जहां पर आप लकड़ियों को जलाते हैं तो उनकी जगह आप किसको जला सकते हैं, पीट को। ऑल्टरनेट वुड फायर, तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगली स्टेज जो हमारे पास है वो कौन सी है, लिग्नाइट। अच्छा, अब लिग्नाइट में आपने क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले लिग्नाइट का जो कलर होता है वो होता है ब्राउनिश ब्लैक। अच्छा, जितने डार्क कलर का कोल होता है ना वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होता है। जितना कलर आपको डार्क नजर आएगा उसमें उतना ही कार्बन होगा, और जितना उसमें कार्बन होगा वो उतना ही अच्छा जलेगा, और वो जितना अच्छा जलेगा उसके रेट उतने ही ज्यादा होंगे। यानी अगर हम रिलेशन की बात करें, यानी कि क्वालिटी ऑफ कोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी जिस कोल में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और उसका कलर भी आपको डार्क नजर आएगा। तो एंथ्रासाइट के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है। सो एंथ्रासाइट इज बेस्ट, वाइल पीट इज बहुत ही लोकल। तो सबसे लोकल जो है वो पीट है, और जो सबसे अच्छा है वो कौन है, एंथ्रासाइट है। अच्छा, एक पॉइंट तो आपने याद रख लिया कि ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परसेंटेज ऑफ कार्बन। बाकी पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है 60 to 70%। इसे आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स याद रखें, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, तो ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, 60 to 70% कार्बन होता है, और इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, बिजली बनाने में। तो बिजली बनाने के लिए दोनों बातें याद रखिएगा, पावर प्लांट्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तीसरी स्टेज जो है हमारे पास वो कौन सी है, बाइटुमिनस कोल। अब बाइटुमिनस कोल के अंदर आपने कौन सी बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है।
बाइटुमिनस का क्या था? बाइटुमिनस का कलर था ब्राउनिश ब्लैक। इसका क्या है? ब्लैक। अब आगे जाके क्या हो जाएगा? डार्क ब्लैक, जब हम एंथ्रासाइट पे जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परसेंटेजेस। इसकी जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 70 to 85%। इस टॉपिक में जो कोल है, इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन की परसेंटेज। इसे हम कहाँ यूज करते हैं? इसे हम दो जगहों पे यूज करते हैं। एक तो हम इससे स्टील बनाते हैं, ठीक है। और साथ में इसका दूसरा यूज किया है, वही पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स का मतलब हम इसे बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज और आ सकता है। हो सकता है पेपर में वो आपसे बाइटुमिनस कोल में परसेंटेज पूछे ही ना, बल्कि वो एमसीक्यूज ही चेंज कर दे। वो आपसे बोले परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सब बाइटुमिनस कोल। ओहो, हाथ पैर टेढ़े हो गए। अब आपने इसका आंसर क्या देना है? देखिए, बाइटुमिनस कोल में कितना होता है? 70 to 85। तो सब बाइटुमिनस कोल में क्या होगा? आप इसका हाफ कर दें। इसका हाफ इज लाइक 70 का आधा करेंगे तो 35, और लगभग 80 85 का आधा करेंगे तो 40। तो सब बाइटुमिनस कोल में कार्बन की परसेंटेज इससे आधी होती है। तो बाइटुमिनस में अगर 70 to 80 या 85 है, तो सब बाइटुमिनस में कितनी होगी? 35 to 40%। लास्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है? एंथ्रासाइट। चले, अगर आप एंथ्रासाइट को देखें तो एंथ्रासाइट का कलर कैसा होगा? देखें, सबसे पहले था ब्राउनिश ब्लैक, फिर हुआ ब्लैक, अब क्या होगा? डार्क ब्लैक। बट ये जो कलर वाला पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो एंथ्रासाइड के अंदर जो कार्बन होता है वो कितने परसेंट होता है? 90 to 95%। अगर इसमें 90 to 95% होता है तो इसका मतलब ये हाईएस्ट रैंक का कोल है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल। यानी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है वो कौन है? एंथ्रासाइट। तीसरी बात आपने इसमें जो याद रखनी है कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आप इसे यूज करते हैं फर्नेस में। फर्नेस हम किसे कहते हैं? भट्टी को, तंदूर को। तो तंदूर में अगर हम कोयले जलाते हैं तो एंथ्रासाइड को अगर हम जलाएंगे तो वो बहुत अच्छे से हीट प्रोड्यूस करके देंगे। दूसरी बात, पावर स्टेशंस या पावर प्लांट्स, यानी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और साथ साथ हम इसे डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। यानी घर के लिए जो फ्यूल हम यूज करते हैं उसमें भी हम कोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। चलें। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 80% कोल जो यूज हो रहा है, उसका क्या काम? उसका काम है बेक ब्रिक्स इन लाइम क्लिंस। अच्छा देखिए, लाइम क्लिंस का मतलब क्या होता है? लाइम क्लिंस वो तंदूर होता है जिसमें हम किसी चीज को पकाते हैं। अब उस तंदूर की जो ईंटें होती है ना, उन ईंटों को गर्म करने के लिए हम इस कोल का सहारा लेते हैं। तो 80% पाकिस्तान का जो कोल है वो इस्तेमाल हो जाता है तंदूर की। लाइम क्लिम्स का मतलब आप समझ लें कि जहाँ पर हम तंदूर एक तरह से, और लाइम क्लिंस में खास रिएक्शन होता है। वहां पे चूने को जलाया जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया जाता है। क्या बनाने के लिए? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। तो असल में इस लाइम क्लिंस का मकसद ये है कि इसको बनाना, इसको मैन्युफैक्चरिंग करना। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। और इसको तोड़ने के लिए आपको गर्मी चाहिए। उस गर्मी को लाने के लिए आप कोयले को इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान का 80% कोयला कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने में इस्तेमाल होता है, ताकि क्या बना सके? हम कैल्शियम ऑक्साइड बना सकें।
अच्छा, अब अगर आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दें, देखें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से रिलेटेड आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रख लें कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को हम क्या कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को प्यार से हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू उसके अंदर वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का वर्ड इस्तेमाल ही ना करे, बल्कि आपसे वो कहते हैं कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। फिर तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनेशन क्या होती है? किसी भी मटेरियल की ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो जब आप किसी चीज को हीट करते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी अगर आप कोयले को जलाएं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो जब आप ऐसा काम करेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल या फिर कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। अच्छा, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होने के बाद आपके पास कार्बन रिलेटेड तीन कंपाउंड आते हैं। एक होता है सॉलिड प्रोडक्ट। ये चीजें कब बनेंगी? जब आप कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में जलाएंगे। एक को हम कहते हैं सॉलिड प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? कोक। दूसरी चीज जो तैयार होती है वो है लिक्विड प्रोडक्ट, और इस लिक्विड प्रोडक्ट का नाम क्या है? कोल्टार। तीसरी चीज जो तैयार होती है उसे हम कहते हैं गैसियस प्रोडक्ट, और गैसियस प्रोडक्ट का जो नाम है वो कौन क्या है? कोल गैस। एक एक करके हम तीनों को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाइए कोक के ऊपर। कोक के बारे में आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है? सबसे पहली बात जो आप कोक के बारे में याद रखेंगे, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, अगर वो आपसे पूछता है भाई सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन है? कोक है, कोल गैस है, कोल टार है, या फिर अमोनिकल लिक्वर है। कुछ बुक्स में अमोनिकल लिक्वर का भी नाम लिखा हुआ है। जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है तो एक चीज और बनती है अमोनिकल लिक्वर। लेकिन हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक अगर देखें तो तीन ही तरह के प्रोडक्ट हैं, यानी कार्बन से रिलेटेड तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से एक का नाम कोक, एक का नाम कोल टार, और एक का नाम कोल गैस है। तो कोक से रिलेटेड जो पहला एमसीक्यूज है वो क्या है? कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। दूसरी बात आपने जो याद करनी है कि अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है तो किसमें कितने परसेंट कार्बन होता है? इसमें 98 टू 99% कार्बन होता है, इसीलिए हम इसे प्योरेस्ट फॉर्म कहते हैं। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है कि इसे हम किसके तौर पे यूज करते हैं? इसे हम फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं, और इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एमडी कैट, इंट्री टेस्ट और ई कैट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। और अभी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट की डिटेल में डिस्कशन आएगी। बहरहाल रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो क्या कॉज करवाता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन कहलाता है, और जो रिडक्शन करवाता है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो कोक है वो किसके तौर पे इस्तेमाल होता है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। कहाँ पर? स्टील प्रोडक्शन में। तो स्टील बनाने के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये एमसीक्यूज आपसे लाजमी लाजमी पूछ सकता है। चौथी बात आपने जो इससे रिलेटेड याद रखनी है वो क्या है? कि आप इसे दो तरह की गैसेस को तैयार कर सकते हैं। एक कोल गैस, और दूसरा प्रोड्यूसर गैस। कोल गैस क्या होती है? अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को एक साथ पढ़ें, कलेक्टिवली पढ़ें, तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं कोल गैस। यानी कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से जो प्रोड्यूसर गैस होती है
रिड्यूसर गैस क्या है? ये एक मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन गैस का। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दो नाइट्रोजन गैसेस को मिलाकर अगर आप पढ़ना चाहें तो हम इसे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। बहरहाल, अब हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रोडक्ट का नाम क्या है? कोल टार। चलिए, कोल टार से रिलेटेड आपने क्या क्या याद रखना है कि कोल टार के अंदर 215 से भी ज्यादा कंपाउंड है। 215 से भी ज्यादा कंपाउंड्स। दूसरी बात, हम कोल टार से ये कंपाउंड्स कैसे निकालते हैं? तो कोल टार से हम ये कंपाउंड्स निकालते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम किसे कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर किसी को सेपरेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें होता क्या है कि जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट आता रहता है वो सेपरेट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल को हीट करते हैं, और जब हम सैंपल को हीट करते हैं तो हीट करते करते 50 पे टेम्परेचर पहुंचा। अब 50 पे जो कंपाउंड बॉयल होगा वो सबसे पहले सेपरेट हो गया। फिर 55 पर एक और कंपाउंड बॉयल हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। 60 पे और कंपाउंड बॉयल। तो इस तरह से डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट आएगा और वो कंपाउंड सेपरेट होते रहेंगे। खैर बहरहाल, आपने इतना इसको डिटेल में याद नहीं रखना, बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कंपाउंड्स को बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेट करना। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज जो आपने इससे रिलेटेड याद रखनी है वो क्या है कि जब आप अपने सारे काम के कंपाउंड्स को सेपरेट कर लेते हैं तो पीछे हमारे पास एक रेसिड्यू बचता है, यानी कि कचरा। जब आप सारे काम के कंपाउंड्स को सेपरेट कर लेते हैं कोल टार में से तो पीछे क्या बचता है? कचरा। इस कचरे को हम रेसिड्यू कहते हैं इंग्लिश में। अगर यही कचरा कोल टार का हो तो इस कचरे को एक खास नाम दिया जाता है, पिच। क्या कहते हैं इसे? पिच। यानी कोल टार में से जब हम अपने काम की चीजें निकाल लेते हैं तो पीछे बचने वाले कचरे को, रेसिड्यू को हम क्या कहते हैं? पिच। अब इस पिच को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बोले इस पिच को हम दो जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, मेटेलिक ऑफ रोड्स। मेटेलिक ऑफ रॉड्स का मतलब आप बहुत आसान करके ये समझ लें, रोड्स बनाने में। दूसरी चीज, बाइंडर फॉर रूफ मेकिंग। इसका मतलब जब हम छतें बनाते हैं तो छतें बनाते वक्त हम किसका सहारा लेते हैं? हम इस पिच का सहारा लेते हैं जो हमें कहाँ से मिलता है? कोल टार से। मैंने लिख दिया बाइंडर फॉर रूफ मेकिंग। तो छतें बनाने के लिए भी कौन कौन सी चीज इस्तेमाल होती है? कोल टार। और रोड बनाने के लिए भी कौन सी चीज इस्तेमाल होती है? कोल टार। सिमिलरली अब हम अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं, दैट इज कोल गैस। चलें, कोल गैस में जो आपने सबसे पहली बात याद रखनी है कि कोल गैस के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो कोल गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस शामिल होती है। चलो, मैं इनके नाम भी मेंशन कर देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन। और हमें ऑलरेडी एक बात पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को अगर हम कलेक्टिवली पढ़ें, अच्छा इसमें मीथेन का कंटेंट ना जरा कम होता है। तो कोल गैस जो है ना, कोल गैस मेनली इन दो चीजों पे कंसिस्ट करती है। और अक्सर बुक्स में यही लिखा हुआ है कि कोल गैस कंसिस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बट कुछ क्वांटिटी जो है वो मीथेन की भी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, अब
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हम कोल गैस तो कहते हैं, बट हम इसे एक और नाम देते हैं, वाटर गैस का। ठीक है, तो आपने ये बात भी याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि कोल गैस को हम प्यार से कहते हैं टाउन गैस। ठीक है, टाउन गैस का मतलब हो गया इलाके की गैस, यानी इलाके की जो लाइटिंग होती है और दूसरी चीजें होती हैं उसमें हम इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हम कोल गैस से फ्यूल बना सकते हैं। कोल गैस से हम क्या बना सकते हैं, फ्यूल, यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब आप इससे पेट्रोल भी बना सकते हैं, आप इससे कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल भी बना सकते हैं, और आप इससे डीजल भी बना सकते हैं। ये नाम आपने सुने होंगे, जैसे अगर आप बसेस की बात करते हैं तो बसेस में डीजल डलता है, अगर आप बाइक्स कार्स की बात करते हैं तो उसमें पेट्रोल डलता है। अच्छा, अब ये जो कन्वर्जन है, मुने इस कन्वर्जन को हम एक खास नाम देते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन दो साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, इसलिए इस कन्वर्जन को हम कहते हैं फिशर ट्रॉपशे, फिशर ट्रॉपशे प्रोसेस। क्योंकि जो कन्वर्जन है, यानी कोल गैस को किस तरह से पेट्रोल, किस तरह से कैरोसिन ऑयल और किस तरह से डीजल में कन्वर्ट करना है, ये हमें दो साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था। तो हमने इसी की बेस पर इसका नाम जो है वो लिख दिया है। इसमें क्या होता है, हम सिंपल क्या करते हैं, आप इसमें दो बातें याद रखें। हम सिंपल इसमें क्या करते हैं, कोल गैस को हीट करते हैं सबसे पहले तो। कितना हीट करते हो भाई, 150 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। किसकी मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। वो कैटलिस्ट तो बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की मौजूदगी में हम कोल गैस को हीट करते हैं 150 से 300 तक, और इस हीट करने के नतीजे में ये डिफरेंट कंपाउंड्स हमें देती है, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल, जिन्हें आप कलेक्टिवली पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो कोल की रिसोर्स थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम अगली रिसोर्स पे जा रहे हैं, दैट इज पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम से रिलेटेड आपने क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली बात याद रखनी है कि देखें, पेट्रोलियम के अंदर जो पेट्रो है, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, और जो ओलियम का वर्ड है, ओलियम का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल के लिए। इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि आप पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम जमीन से निकलता है। अब जाहिर है, अगर कोई चीज जमीन से निकल रही है तो वो रॉ फॉर्म में होगी, मतलब वो अनरिफाइंड होगी, है ना। तो अगर ये पेट्रोलियम अनरिफाइंड है, अगर ये पेट्रोलियम कैसा है, अनरिफाइंड। अनरिफाइंड का मतलब ये साफ नहीं है, जाहिर है इसमें जब इसे आप, जिसे आप जमीन से निकालेंगे तो इसमें मिट्टी होगी और दूसरी इंप्योरिटीज होंगी। तो अनरिफाइंड पेट्रोलियम को हम कहते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, हर वो चीज जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती है यानी अनरिफाइंड होती है, हम उसे क्रूड कहते हैं। तो ये एक तेल है जो कि अनरिफाइंड है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्रूड ऑयल। क्रूड का वर्ड अनरिफाइंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आप इसे छान लें, साफ कर लें, फिल्टर कर लें, तो ये रिफाइन हो जाए। तो जब ये रिफाइन हो जाएगा तो फिर आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे मिनरल ऑयल। यानी अगर वो पेट्रोलियम साफ नहीं है तो आप उसे बोलेंगे क्रूड ऑयल, और जब वो साफ हो जाएगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, मिनरल ऑयल। तो ये बातें भी आपसे वो पेपर में पूछ सकता है। दूसरी बात, पेट्रोलियम की इकोनॉमिकली बहुत वैल्यू है। पेट्रोलियम से हम, देखिए पेट्रोलियम और पेट्रोल अलग अलग चीजें हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, तो पेट्रोलियम से हम पेट्रोल बना सकते हैं, हम डीजल बना सकते हैं, हम मिट्टी का तेल बना सकते हैं, कई सारी चीजें हम पेट्रोलियम से बना सकते हैं। इसका मतलब पेट्रोलियम इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। इस वजह से पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम के कितने नाम हो गए, चार। नंबर वन इज रॉक ऑयल, अगर ये अनरिफाइंड है तो इसे क्रूड ऑयल कहते हैं।
अगर ये रिफाइन है यानी साफ है तो हम इसे मिनरल ऑयल कहते हैं, क्योंकि इससे हम बिजनेस कर सकते हैं पेट्रोल का, मिट्टी के तेल का, डीजल का, इसलिए हम इसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम से रिलेटेड आपने जो अदर बातें याद रखी हैं वो क्या है, कि पेट्रोलियम के अंदर किस टाइप के कंपाउंड होते हैं, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेट्रोलियम के अंदर आपको क्या मिलेंगे, अल्कीन्स। पेट्रोलियम के अंदर आपको क्या मिलेंगे, साइक्लोअल्केन्स, और साथ में एरोमेटिक कंपाउंड्स। जहर अभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट है, अगला जो हमारा चैप्टर है वो अल्कीन अल्कीन अल्काइन पे ही है। तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे कि अल्केन अल्कीन और अल्काइन हम किसे कहते हैं। बहरहाल मैं सरसरी तौर पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एल का मतलब होता है कार्बन, और इन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं अल्केन। सही है। साइक्लो अल्केन, देखें, साइक्लो का मतलब होता है रिंग लाइक। एल का मतलब आपको पता है कार्बन, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी ऐसे अल्कीन जो कि रिंग की फॉर्म में होंगे। देखें, अ, अगर आप इस अल्कीन को देखें, इस अल्कीन को देखें, ये रिंग नहीं है, तो इसे सिर्फ अल्कीन बोलेंगे। अगर आप इस तरह की चेन को देखें तो देखें ये रिंग बन चुकी है। रिंग का मतलब यहां से शुरू करके मैं घूम के वापस यहीं आ सकता हूँ, देख। तो हम इसे अल्कीन नहीं बल्कि हम इसे क्या कहेंगे, साइक्लो अल्कीन। जबकि एरोमेटिक का मतलब क्या है, एरोमा का मतलब होता है प्लेजेंट स्मेल। तो आसान अल्फाजों में तो इसके मतलब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि ऐसे कंपाउंड जिनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम हकल रूल के जरिए बताते हैं, और हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें से आपको क्या क्या मिल सकता है। देखिए, इसमें अल्कीन की तरह की चीजें होती हैं, इसमें साइक्लोअल्कीन्स तरह की चीजें होती है, इसमें हाइड्रोकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये जो पेट्रोलियम है ये बनता कैसे, ये पेट्रोलियम इस तरह से बनता है कि जब आप किसी भी जानवर को, इसमें आप भी शामिल हैं, जब आप किसी भी जानवर को जमीन के अंदर दफन कर दें, हम भी एनिमल्स में आते हैं ना मुन्ने। हाँ, जब भी आप किसी भी जानवर को जमीन में दफन कर दें तो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसकी स्किन उसका गोश्त खा लेते हैं, बट उसकी दो चीजें बच जाती हैं, एक दांत और दूसरी हड्डियां। ये दांत और हड्डियां हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिलने की वजह से, जमीन से मिलेगा ये, और मिलने की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम के अंदर। तो कोल किससे बन रहा था, कोल बन रहा था प्लांट से, लेकिन पेट्रोलियम किससे बन रहा है, एनिमल से। तो क्योंकि एक चीज प्लांट से बन रही है और दूसरी चीज एनिमल से बन रही है, इस वजह से यहाँ पर अब एक एमसीक्यूज और बन सकता है। कोल, कोल को आप क्या कहेंगे, प्लांट ड्राइव्ड ब्लैक मिनरल। कोल को हम क्या कहते हैं, प्लांट ड्राइव्ड ब्लैक मिनरल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पौधों से बन रहा था और काले कलर का होता है, इस वजह से हम इसे कह देते हैं प्लांट ड्राइव्ड ब्लैक मिनरल। जबकि जबकि पेट्रोलियम को आप क्या कहेंगे, पेट्रोलियम को आप कहेंगे एनिमल ड्राइव्ड ब्लैक मिनरल। तो ये बात भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अब पेट्रोलियम से आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। देखिए, टाइप ऑफ कंपाउंड तो हमें पता लग गया, इसमें से अल्कीन मिल सकते हैं, अल्कीन मिल सक अल्की साइक्लो अल्कीन मिल सकते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड मिल सकते हैं। बट उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं वो आपको पहले से ही पता है। जैसे मिट्टी का तेल, इससे आपको क्या मिल सकता है, मिट्टी का तेल। इससे आपको पेट्रोल मिल सकता है। अच्छा, पेट्रोल के लिए याद रखिएगा, पेट्रोल को प्यार से गैसोलीन भी कहते हैं। ठीक है। इससे आपको क्या मिल सकता है, डीजल। इससे आपको पैराफिन वैक्स ईटीसी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। अब आप इस पेट्रोलियम को यूज कहाँ करते हैं,
तो पेट्रोलियम यूज होता है सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप इसे गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दूसरी बात, इससे बिजली बनाई जाती है। इसका मतलब ये कहाँ इस्तेमाल होता है? पावर प्लांट्स के अंदर। अब हम अपनी लास्ट सोर्स को डिस्कस करके इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं। लास्ट सोर्स इज नेचुरल गैस। चलें। अच्छा भाई, नेचुरल गैस को हम प्यार से, पहली बात क्या याद रखनी, नेचुरल गैस को प्यार से हम क्या कहते हैं? सुई गैस। क्यों कहते हैं सुई गैस? क्योंकि ये बलूचिस्तान में सुई के मकाम पे डिस्कवर हुई। हम्म। देखिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या समझेंगे कि भाई आप अगर सुई मारेंगे तो जो गैस निकलेगी उसे सुई गैस बोलेंगे। ऐसा नहीं है भाई, बलूचिस्तान की एक जगह है सुई, और इसको सबसे पहले वहां से डिस्कवर किया गया था, इसलिए हम इसे सुई गैस कहते हैं। अब सुई गैस में क्या क्या होता है? सुई गैस में ऑर्गेनिक चीजें भी होती हैं, इनऑर्गेनिक भी होती हैं। ऑर्गेनिक क्या होती है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसमें ये चार तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। जिनमें से सबसे ज्यादा जो है वो मीथेन होती है। कितने मीथेन कितने परसेंट होती है? 85 to 90%। नेचुरल गैस के अंदर यानी सुई गैस के अंदर जो सबसे ज्यादा कंटेंट है वो किसका है? मीथेन का। फिर इथेन का उससे कम, प्रोपेन का उससे कम, और ब्यूटेन का उससे कम। ये ट्रेंड भी आप याद रख लें। मीथेन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उससे कम मीथेन की होती है, उससे कम प्रोपेन की होती है, और उससे भी कम ब्यूटेन की होती है। सो दीज आर ऑर्गेनिक यार। तो सुई गैस के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो चार हैं, जबकि इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। दो होते हैं, एक को हम कहते हैं नाइट्रोजन गैस, और दूसरे को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरी बात आपने इससे रिलेटेड और क्या याद रखनी है? देखें, सुई गैस की अगर हम नेचुरली बात करें तो नेचुरली इट्स ओडोरलेस। ये नेचुरली कैसा होता है? ओडोरलेस। ओडोरलेस का मतलब है इसकी कोई स्मेल नहीं होती। अच्छा, अब आप सुई गैस को इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे, यानी इसे आप जलाने में इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर चीजों को। अगर आप सुई गैस को जलाने में इस्तेमाल करते हैं और कहीं से अगर सुई गैस लीक हो गई तो क्या होगा? कि किसी पाइप में से अगर सुई गैस लीक हो रही है तो वहां पर उस किचन के अंदर या उस जगह पर सुई गैस ही सुई गैस भर जाएगी। और फिर क्या होगा? कि फिर अब आपको पता ही नहीं, क्योंकि तो ये तो ओडोरलेस है, इसकी कोई स्मेल ही नहीं होती। अब क्या होगा कि जब आप किचन में जाएंगे आपको पता ही नहीं है कि गैस लीक हो रही है, और आपने उस किचन में जाने के बाद माचिस की तीली दिखाई, ओ, पूरी छत फट गई घर की। तो आपको पता, क्योंकि सारे गैस इतनी ज्यादा भर गई है, तो जैसे ही आप माचिस की तीली जलाएंगे या लाइटर जलाएंगे तो वो आग पकड़ लेगा। तो इसलिए हम इसके अंदर एक स्मेल मिक्स करते हैं। तो इस बात को आपने लाजमी याद रखना है कि इसे ओडोर लेस से ओडोर्ड केमिकल बनाने के लिए हम एक खास केमिकल इस्तेमाल करते हैं, डेट इज मरकैप्टन्स। क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें हम? मरकैप्टन्स। मरकैप्टन्स को प्यार से थायोल्स भी कहते हैं। थायोल्स क्या होते हैं? थायोल्स कहते हैं RSH को। अब इसका मतलब क्या है? देखें, आर का मतलब होता है चेन ऑफ कार्बन। आर का मतलब होता है चेन ऑफ कार्बन। तो कार्बन की चेन के साथ अगर सल्फर और हाइड्रोजन लगे हुए तो फिर आप उस तरह की चीज को क्या कहते हैं? थायोल या फिर मरकैप्टन्स। तो यहाँ पर हमने अपना पहला लेक्चर जो है वो एंड कर दिया। अपना सॉरी दूसरा लेक्चर हमने यहाँ पर एंड कर दिया। इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर के अंदर हम होमोलोगस सीरीज का टॉपिक डिस्कस करेंगे।